नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं सप्लाई की। आज के दिन में जो बात करने जा रहा हूं वो है नेपाल। नेपाल भारत का पड़ोसी है। नेपाल और भारत के रिश्ते बहुत पुराने हैं। इस हफ्ते नेपाल में तख्ता पलट हुआ। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार केपी शर्मा ओली की सरकार को जनता के विद्रोह के कारण इस्तीफा देना पड़ा। हालत यह हो गई कि मौजूदा जो भी कैबिनेट था केपी शर्मा ओली का, उन सब लोगों को इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट जिसे नाम दिया जा रहा है उसके कारण काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। नेपाल में हालत ये हो गई कि भूतपूर्व वित्त मंत्री को अपनी जान बचा के भागना पड़ा। उसे सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के पिटा गया। ये ही नहीं, आगजनी इतनी हुई कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री का घर फूक दिया गया। उनकी बीवी के साथ दुर्व्यवहार हुआ। पर ये सब हुआ कैसे? कारण क्या है? नेपाल एक समय में हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। वहां पे प्रधानमंत्री जरूर था, परंतु नेपाल के जो राजा थे वो उसके हेड हुआ करते थे। मतलब देश से रिलेटेड जो भी मुद्दा है, जो भी क्वेश्चन है, उसका समाधान नेपाल के प्रधानमंत्री किया करते थे। परंतु 2006-7 में शायद नेपाल ने राजतंत्र को हटा के डेमोक्रेसी को चुना। और गनीमत यह है कि पिछले 10-11 साल में नेपाल में 12-13 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। जहां भारत में 2014 से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, वहीं पे नेपाल में पिछले 10-11 साल में 12-13 प्रधानमंत्री बदले जा चुके हैं। राजनीतिक अस्थिरता का आलम यह है कि वहां पे पॉलिसी पैरालिसिस कब का हो चुका है। नेपाल के जो एलिट लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, वह लोग तो बाहर के देशों में सेटल हो जाते हैं, परंतु नेपाल का जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्ग है, उसे जीवन यापन के लिए बहुत ही कम सुविधाएं उपलब्ध हैं। अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है, और करप्शन इतना है कि इसका कोई हिसाब नहीं। नेपाल दुनिया के जितनी भी बड़ी ताकतें हैं उन सब के लिए एक प्लेग्राउंड जैसा है। नेपाल के इस तरफ भारत है, उस तरफ चीन है, तो भारत की भी एजेंसीज, चाइना की एजेंसीज, पाकिस्तान की आईएसआई और अमेरिका की सीआईए के एजेंट्स उन देशों में घूमते रहते हैं। इन लोगों के लिए नेपाल एक प्लेग्राउंड है। तो जिसे अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है, वह अपने हिसाब से वहां की सरकार में फेरबदल करता रहता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारत करता है या क्या या कौन करता है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि नेपाल में पिछले 12-13 साल में, या कह लें कि जब से डेमोक्रेसी आई है, हालात बद से बदतर ही हुए हैं। तो पहले तो ये आंदोलन सोशल मीडिया में चला। लोगों ने जब, खासकर जेन जी ने जब वहां के एलिट लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में देखा, उनकी विदेश यात्राओं के बारे में देखा, तो उन्होंने सड़कों पे एक प्रोटेस्ट किया, जिसे तंग आके लगभग 3 सितंबर को नेपाल की सरकार ने सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया। बस चाइना का टिकटॉक और बाइवर उपलब्ध था, लेकिन लोगों के दबाव के कारण उन्हें सोशल मीडिया पे प्रोटेस्ट हटाना पड़ा। और जो आंदोलन नेपाल के जेनजी ने शुरू किया था सड़कों पे प्रोटेस्ट करने के लिए, वह हिंसक रूप लेता गया। दुकानों में लूटमार हुई, आम आदमियों को पीटा गया, और ये एक तरीके का रेजिम चेंज ऑपरेशन था। अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई, पुराने प्रधानमंत्रियों के घरों पे आग लगाई गई, और हालात ये रहे कि जो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था वह हिंसक रूप ले चुका था। हालत ये रही कि केपी शर्मा ओली जी को अपना रिजाइन करना पड़ा और हेलीकॉप्टर से वो देश से बाहर गए। आप कहाँ गए? हो सकता है चाइना गए हो, क्योंकि एक कम्युनिस्ट सरकार थी और कम्युनिस्टों का चाइना से चोली दामन का साथ है। परंतु आप एक ट्रेंड ऑब्जर्व करेंगे कि पहले पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, भारत के आसपास के ये 5 देश, भारत के जो पड़ोसी हैं, इनमें एक ही तरीके से रेजिम चेंज हुआ। सड़कों पे आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बाहर देश से निकलना पड़ा, रिजाइन करना पड़ा। वो कहा यह गया कि करप्शन जी बढ़ चुका है, इस कारण इन देशों में ये सब हुआ। पर मुद्दा कुछ और है। मुद्दा है अमेरिकी सीआईए, डीप स्टेट का, जिनका कि एक ही लक्ष्य है कि भारत को कैसे कमजोर किया जाए। कई सारी
इकोनॉमिक एजेंसीज के मुताबिक भारत अगला चीन बनने वाला है। जो इकोनॉमिक बूम 80 के दशक में चीन में आया था मैन्युफैक्चरिंग को लेके, और दुनिया भर की इंडस्ट्रीज जैसे चीन में शिफ्ट हुई, वही कुछ अब भारत में होने जा रहा है। ऐसा दुनिया की जो इकोनॉमिक एजेंसीज जानती है। भारत इकोनॉमिकली बढ़ेगा, मजबूत बनेगा, तो किसी न किसी को तो पेट में दर्द होना ही है, और वो पेट में दर्द होगा अमेरिकन डीप स्टेट के, जो कि नहीं चाहती कि भारत कभी इकोनॉमिकली आगे बढ़े। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप का जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए और भारत की इकोनॉमी के लिए किस तरीके के बयान हैं वो आप जानते हैं। ये बयान प्रो इंडिया तो बिल्कुल भी नहीं थे। अमेरिका का एक ही लक्ष्य है कि जिस तरीके से सोवियत यूनियन को तोड़ा गया, वैसे ही भारत और चीन को तोड़ा जाएगा। चीन जहाँ पे सोशल मीडिया चलता नहीं, जहाँ पे उनका सारी सुख सुविधाएं जो भी होता है, ये सोशल मीडिया ये उनका अपना है। वहाँ पे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह चलता नहीं, भारत में जरूर चलता है। तो भारत में भी पहले भी ये चीज हो चुकी है, रेजिम चेंज के ऑपरेशन किए गए हैं। आप सीए आंदोलन को ले लीजिए, आप किसान आंदोलन को ले लीजिए। जब 26 जनवरी को लाल किले पे खालिस्तानी पहुंच गए थे और हुड़दंग कर रहे थे, और इनका लक्ष्य यह था कि भारत सरकार, दिल्ली पुलिस एक गोली चला दे ताकि इन्हें उसे एम्पलीफाई करने में मदद मिले। वैसा हुआ नहीं, फेक फार्म प्रोटेस्ट फेल हो गया, और भारत सरकार को जो पहले गरियाया करते थे, जो जिनमें कि मैं भी था, जो कि कहता था कि इन लोगों को ठीक से हिसाब करना चाहिए, वो जान गए कि अगर गोली उसमें चल गई होती तो जो चीज नेपाल में हो रही है वो चीज भारत में रेप्लिकेट हो सकती है। भारत सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार अमेरिका के इशारों पे नहीं चल रही है। तो अमेरिका क्या चाहता है कि इस बड़े देश में, इस घनी आबादी वाले देश में उनके मतलब की सरकार हो, एक पपेट रेजिम हो, जो कि अमेरिका जो डायरेक्शन दे उसके अनुसार चले। पर मोदी जी तो अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो उन्हें हटाना जरूरी है। तो भारत में भी ये रेजिम चेंज के ऑपरेशन कर चुके हैं। हाँ, भारत में ये कामयाब नहीं हुए, वो बात अलग है। और भारत के आस पड़ोस में अमेरिका इतनी आग लगा चुका है कि जिसका हिसाब नहीं है। म्यांमार जो कि स्थिर देश था, ओंग सान सू की के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा था, वहां पे मिलिट्री कू हुआ, मैडम ओंग सान सू की जेल में है, और बाकी आप जानते हैं वहां पे क्या हालात हैं आजकल। रोहिंग्या क्राइसिस तो अलग बात है। फिर श्रीलंका में आपको याद होगा किस तरह का प्रोटेस्ट हुआ था, लोग राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। महिंद्रा राजपक्षे के साथ क्या हुआ, और फिर रणनील विक्रम सिंघे जो थे उनको अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था देश का। बांग्लादेश में मैडम शेख हसीना के साथ क्या हुआ, उन्हें अपने देश से भागना पड़ा था। ये सब के सब अमेरिका का एक डीप प्रोजेक्ट है, उसके अनुसार चल रहे हैं। इनका एक ही लक्ष्य है कि भारत को अस्थिर किया जाए, भारत को तोड़ा जाए, ताकि जो भी आगे सरकार आए वो भारत के मुताबिक हो। और अमेरिका चाहता ही है कि भारत और चीन के विरुद्ध लड़ाई हो जाए। अमेरिका का क्या पर्पस है कि चीन की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे तोड़ा जाए, ताकि भविष्य में अमेरिका के लिए कोई कंपटीटर खड़ा ना हो पाए। तो भारत को चेतावनी देने के लिए अमेरिकन डीप स्टेट ने नेपाल किया। ध्यान रहे, चीन भारत का कोई दोस्त नहीं है और भारत चीन का कोई दोस्त नहीं है। हम चीन की रग रग से वाकिफ है, पर अगर नेपाल में अस्थिरता होगी तो भारत में भी उसका परिणाम होगा। ये जनजी प्रोटेस्ट जो था, जिस उद्देश्य से शुरू हुआ था, वो उसे पा पाया या ना पा पाया वो मैं जानता नहीं, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि वो चुनी हुई सरकार थी। और इस प्रोटेस्ट में बहुत सारे लोग मारे गए, काफी जान माल की हानि हुई, बिल्डिंग्स फूकी गई, घर फूके गए, जो उनके इकोनॉमिक सेंटर थे वो फूके गए, जिन्हें रीडेवलप करने में उनको बहुत समय लगेगा। हालांकि कहा जा रहा था कि बलेन शाह जो एक रैपर हैं वो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, पर हुआ कुछ उल्टा, उन्होंने मना कर दिया। तो अब जो नेपाल सुप्रीम कोर्ट की एक्स चीफ जस्टिस थी सुशीला कार्की, जो कि शायद बनारस में ही उन्होंने पढ़ाई की है, वो नेपाल की अगली अंतरिम प्रधानमंत्री बनेगी जब तक कि कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें मुबारकबाद तो जरूर दी, पर वो कितनी देर तक टिकती हैं वो देखने की बात होगी। भारत सरकार, मैं जानता हूं कि नेपाल से सबक जरूर लेगी, क्योंकि एक देश में अगर कुछ होता है तो आप कह सकते हैं कि सहयोग है, पर 4 देशों में ये चीज, सेम चीज रिपीट हुई है, ये एक प्रयोग है।
भारत के आसपास जितनी आग लगी हुई होगी उतना भारत पीछे जाएगा, उतना भारत रुकेगा, उतना भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये अमेरिकन डीप स्टेट का एक बहुत पुराना पैंतरा है। यही चीज इन्होंने लीबिया में करी, इराक में करी, सीरिया में करने की कोशिश की, जो कि ये सक्सेसफुल हो पाए। वही चीज ये भारत में चाहते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों अभी इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके पास मेरे लिए कोई सजेशन है तो कमेंट करके जरूर लिखिए, और अगर आप मेरी कुछ सहायता करना चाहते हैं तो QR कोड स्कैन कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।